हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, बजट अभी तक आपने पढ़ लिया होगा और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको बेसिक टर्म्स पता होंगे, पॉलिटी में इसका कहाँ पर जिक्र है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट होता है तो हमको समझ नहीं आता लर्न क्या करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको पता क्या होना चाहिए जो कि आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। राइट, तो ये डॉक्यूमेंट रेफर किया है मैंने। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं। सबसे पहले जो बजट है ये है कितने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग हमारा 48,20,512 करोड़ का। ठीक है, तो ये टोटल एस्टिमेटेड यूनियन बजट हमारा 2024-25 का कितना है, 48,48,20,512। ठीक है, 48,20 याद रखना और 512 और 13, इसमें तो नंबर में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 48,20, ठीक है, 48,20,512 करोड़ का हमारा बजट है। ठीक है, तो ये एक फिगर याद रख लेना। देन ये पिछले साल से 8.5% बढ़ा है। ऑब्वियसली हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती ही है, तो पिछले साल की अगर हम कंपैरिजन करें तो 8.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। उसके बाद अब इसमें जो रिसीट्स हैं एस्टिमेटेड वो कितनी है वो देख लेते हैं। ये लगभग 32,060,200 करोड़ जो है 2024-25 में रिसीट्स एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो और ये जो है रिसीट्स ये पिछले साल की तुलना में 15% की इसमें वृद्धि की बात की गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 15% की वृद्धि है। देखिए, हिंदी वाले जो टर्म्स है वो मैं यहाँ पर बताती हुई चलूँगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे हम फ़ोन नंबर्स याद करते थे वैसे थोड़ा सा याद रखना है। पूरा पूरा नंबर नहीं याद करना है, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे तो वहाँ पर अगर आपको गेस भी बिठाना होगा तो आप बिठा लेंगे। ठीक है, सारे फिगर्स हमको नहीं याद करने होते हैं, थोड़ा सा हम कॉमन सेंस का प्रयोग कर कर वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट अगेन, हर चीज़ कॉमन सेंस से नहीं हो पाती जब वहाँ पर हम बहुत पैनिक की कंडीशन में हो। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर हम दिमाग को अपना खुला रखेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। 48,20,512 करोड़ का हमारा ये बजट है। रिसीट्स यानी कि जो इसकी प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां ये कितनी होंगी, एस्टिमेटेड है 32,060,200 करोड़ की, और ये 15% पिछले वर्ष से अधिक है 2023-24 से। और यहाँ पर जो बजट है वो 8.5%। ठीक है, उसके बाद अनुमानित नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 10.5%। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है, 1.8%। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है, 4.9%। ठीक है, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा राजस्व घाटा, डेफिसिट मतलब घाटा। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट हो गया राजकोषीय घाटा। ठीक है, और ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे का मतलब होता है टोटल जो एक्सपेंडिचर है माइनस हम उसमें टोटल रिसीट्स कर देंगे। ठीक है, उसमें हम केवल बोरोइंग्स को हटा देते हैं। टोटल रिसीट्स में जो बोरोइंग्स होती हैं उनको हटाकर हम टोटल एक्सपेंडिचर में माइनस कर देते हैं। और जो रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा होता है ये होता है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, बाकी आ जाते हैं क्या क्या हमको देखना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना टारगेट रखा गया है, 1.8% का ऑफ द जीडीपी, और फिस्कल डेफिसिट का 4.9% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये हमने थोड़े से फैक्ट्स देख लिए बजट के। उसके बाद अब बजट को कुछ 2-3 चीज़ों में बांटा गया है। इसमें 4 कास्ट यानी कि 4 जातियों की बात की गई है। एजीएम होते हैं ना कंपनियों में, एजीएम वाई। ठीक है, तो एजीएम वाई क्या हो गया, अन्नदाता, गरीब, महिलाएं और युवा। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जो बजट था हमारा केंद्रीय बजट 2024-25, इसमें कौन सी 4 जातियों की बात की गई है, तो एजीएम वाई याद रखिएगा, अन्नदाता, गरीब, महिलाएं और युवा। ठीक है, उसके बाद अन्नदाता तो हमारे किसान हो गए। ठीक है, 4 थीम्स यानी कि 4 विषय हैं हमारे बजट के। क्या क्या विषय हैं, ये है मेस, MES, डबल M है ऑल दो, या फिर MSME कर सकते हो। ठीक है, तो थीम्स में 4 चीज़ें हैं। क्या क्या, एक हो गया हमारा मिडिल क्लास, एक हो गया है हमारा स्किलिंग, फिर दूसरा मिडिल क्लास के बाद ये वाला आ जाएगा हमारा MSME खुद में, और फिर ये वाला एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो MSME जो है एक इसकी थीम भी है, वही इसका शॉर्ट फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, थीम्स क्या है, MSME है।
तो एक पहला वाला एम हो गया मिडिल क्लास, दूसरा वाला हो गया स्किलिंग, तीसरा वाला एमएसएमई खुद, और चौथा हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 4 इसकी थीम्स है। ये वाली ऐसी चीज़ें जो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, बस आप एक बार सुन लेंगे तो आप वहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने नई इसमें से 9 जो है वो प्राथमिकताएं यानी कि 9 बताई है प्रायोरिटीज़ बजट की। तो अब वो जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर इसको एक बार डॉक्यूमेंट में डिटेल से भी थोड़ा सा देख लेंगे क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो पहली प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, हिंदी बताती हुई चलती हूँ इनकी ताकि आपको परेशानी ना हो, यानी कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, जो यहाँ पर आए थे इसको इन्होंने एक प्रायोरिटी एक साथ बता दिया है, अर्थात रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा, विनिर्माण और सेवाएं। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अवसंरचना हो जाएगा। इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नवाचार अनुसंधान तथा विकास। और आखिरी हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, यानी कि अगली पीढ़ी के सुधार। तो 9 जो प्रायोरिटीज़ हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए क्या प्रायोरिटी होगी। पहली प्रायोरिटी एग्रीकल्चर से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, फिर जो भी डेवलपमेंट हो उसमें सोशल जस्टिस हो। ठीक है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को अलग से इन्होंने दिया है। अर्बन डेवलपमेंट की बात करी है, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इनोवेशन R&D की बात करी है। एक ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स यानी कि अगली पीढ़ी के सुधार। ठीक है, तो ये हमारी 9 प्रायोरिटीज़ हैं, इनको ध्यान रख लेना। 4 कास्ट हो गई, 4 थीम हो गई, 9 प्रायोरिटीज़ हो गई, इतना हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ये जो 9 प्रायोरिटीज़ है इन्हीं पर हम थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले ये 2-3 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, अब मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर कितना है ये ज़रूर पूछ लेते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ। ठीक है, तो अगर इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री को इन्होंने एलोकेट किया है। ठीक है, 6,21,941 करोड़। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आती है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2,78,000। फिर आता है रेलवेज 2,55,000। ठीक है, तो ये मोटे मोटे टॉप 3 हमको लर्न कर लेने हैं। सबसे पहले डिफेंस, फिर हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, पहले रोड आ जाएगा फिर रेल। ठीक है, तो डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा दिया है, उसके बाद रोड को, उसके बाद रेल को। ठीक है, तो डिफेंस, रोड, रेल, ये तीनों मिनिस्ट्रीज के एलोकेशन याद रख लेना। अब पॉइंट इसमें क्या आता है, अब किसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन में बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, किसमें कमी देखी गई है। तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि शिक्षा, जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे कमी कर सकते हैं। तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में जो बजट एलोकेट किया गया है उसमें कमी देखी गई है, -2.2%। ठीक है, पिछले वर्ष से 2.2 इसमें गिरावट देखी गई है। तो ये वाला एजुकेशन का पॉइंट अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा गिरावट किस में हुई है, सबसे ज़्यादा कमी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में आई है, लगभग -11.9%। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमको -3.9% की कमी दिख रही है। ठीक है, तो ये केमिकल्स सबसे पहले, और उसके बाद हमारा दूसरा हो जाता है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी में कमी कर दी है इन्होंने, और दूसरी इन्होंने किस में कमी करी है, फूड सब्सिडी में कमी करी है। अगर अभी हमें आगे हम देखेंगे ये बात, तो दोनों ही जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे याद रखना कि दोनों में गिरावट आई है। उसके बाद जो चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा पर कमी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब भी 2.2% की हमें इसमें कमी दिखाई दे रही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इंक्रीज़ कहाँ किया है, तो अगर हम इंक्रीज़ देखेंगे यहाँ पर, तो एक यहाँ पर आ जाता है एग्रीकल्चर, सॉरी कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर नहीं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, जो शायद आप ऐसे गेस ना कर पाएँ, तो कम्युनिकेशन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 23%, लगभग परसेंटेज में याद रखो, काम चल जाए। ठीक है, लगभग 23% जो है वो वृद्धि देखी गई। उसके बाद 20% की वृद्धि देखी गई है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। ठीक है, तो मोदी जी अब सबका घर बनवा रहे हैं, तो एक तो कम्युनिकेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद घर बनवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कम्युनिकेशन में वृद्धि करे हैं लगभग 23% की पिछले वर्ष की तुलना में, और दूसरा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउस बनवाने में
लगे हुए हैं, तो ये दोनों में वृद्धि हुई है। तो CH में याद रखना, कम्युनिकेशन और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद करने को तो हम पूरा देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा नंबर्स और फिगर्स देखोगे सब एक साथ मिक्स हो जाएगा। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पर कर रही है इस बार? सबसे ज़्यादा एलोकेट किसको किया है पैसा? डिफेंस को, रोड को और उसके बाद रेलवेज को। तो डिफेंस को लगभग 6,21,941 करोड़। ठीक है, तो 6,21,000 इतना ज़्यादा है। उसके बाद उसके आधे से कम 2,78,000 में आ जाएंगे रोड को देना है। उसके बाद रेलवेज को 2,55,000। ठीक है, तो 6,21,000 डिफेंस को, 2,78,000 रोड को और रेलवेज को कितना? 2,55,000। ठीक है, ये तीनों देख लिए। टॉप 3 तो हमको लर्न होने ही चाहिए। देन उसके बाद हमने क्या देखा कि किस में इन्होंने सबसे ज़्यादा गिरावट करी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गिरावट हमने किस में देखी? पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम पैसा दिया है, इसका मतलब ये वाला केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? कंज्यूमर। यहाँ पर केमिकल और फर्टिलाइजर से याद रखना, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी आई है, तो पहला पॉइंट कमी इसकी हो गई। दूसरा क्या हो गया? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो गया हमारा फूड वाला। ठीक है, तो फर्टिलाइजर और फूड में कमी आई। तीसरी जो इनको चीज़ मैंने कहा नहीं करनी चाहिए वो है एजुकेशन। तो फर्टिलाइजर, फूड और एजुकेशन, ये इसका क्रम रहा है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में लगभग 11.9% की कमी आई है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले में लगभग 3.9% की आई है। और हमारे एजुकेशन में लगभग 2.2% की गिरावट देखी गई। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एलोकेट किसको कर दिया इन्होंने? किसमें वृद्धि कर दी है परसेंटेज वाइज? तो पिछली बार की तुलना में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन को किया है, 23.3% की वृद्धि देखी गई। और दूसरा हो जाएगा हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, जिसमें 20.4% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ज़्यादा फिगर्स नहीं बता रही हूँ मैं, इसलिए इतना तो मिनिमम हमको पता ही होना चाहिए। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं। अब ये स्कीम वाइज एलोकेशन, स्कीम कौन सी स्कीम को सबसे ज़्यादा पैसा दिए? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा 86,000 करोड़ किसको दिए हैं? मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा को सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, उसका उससे थोड़ा सा कम जल जीवन मिशन। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर आता है PM किसान। PM किसान में 6,000 रुपये देते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में और 60,000 इसको एलोकेट किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद समग्र शिक्षा 37,500, नेशनल हेल्थ मिशन 36,000। ठीक है, एक ये पोषण वाला याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोषण, इसको 21,200। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 84,000 करोड़ है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हो जाएंगे हमारे 19,000। ठीक है, देन सबसे कम अगर इसमें देखा जाए तो ये 11,000 करोड़ जो दिए हैं, 11,840, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। PM पोषण 2.0 को 21,200 और इसके बाद जो PM पोषण है ये है 12,467। स्वच्छ भारत मिशन 12,192। देखो बहुत सारा हो गया होगा, आई अंडरस्टैंड, फिर से करते हैं। देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एलोकेट किसको किया है? मनरेगा। दूसरा किसको किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना। तीसरा किसको किया है? जल जीवन मिशन। ठीक है, तो मनरेगा पहला हो गया जिसको 86,000 करोड़ दिए हैं। ठीक है, फिर 84,000, 86 के बाद 84 याद रखना, 84,671 करोड़। ठीक है, तो 84,000 याद रखना, लगभग में चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद जल जीवन मिशन 70,163 करोड़। ठीक है, फिर PM किसान 60,000। तो ये टॉप 3 हो गए। कौन कौन से? टॉप 4 हो गए। कौन कौन से? मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन और फिर PM किसान। ठीक है, ये टॉप 4 हो गए। उसके बाद हम किसको एक बार देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे ये पोषण 2.0 को कितना दिया है? 21,200। ठीक है, और ये जो PM पोषण है इसको 12,000 दिया है। स्वच्छ भारत मिशन जो बहुत चर्चा में रहता है, इसको 12,000 दिया है, लेकिन ये इससे कम है, 192। और फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सबसे लास्ट में। ठीक है, बाकी क्या देखने वाला यहाँ पर हो जाता है, अगर हम इसमें फिर से वृद्धि देखें, ठीक है, कि पिछले साल की तुलना में कितना इन्होंने इन योजनाओं में एलोकेशन में वृद्धि की है, तो 0% मनरेगा में इतना ही पिछली बार दिए थे, इतना ही इस बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया?
0% की वृद्धि हुई। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम देख रहे हैं 56% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आवास योजना में 56% की वृद्धि हुई है। उसके बाद जल जीवन मिशन में बहुत ही मिनिमल सी हुई है 0.2% की। पीएम किसान में भी 0% की वृद्धि हुई है। तो मनरेगा और पीएम किसान में कोई खास वृद्धि नहीं की गई है। किसमें किसमें? पहली और चौथी में, मनरेगा और पीएम किसान में। प्रधानमंत्री आवास ज़्यादा बनवा रहे हैं तो लगभग 56% की वृद्धि देखी गई है। जल जीवन मिशन में 0.2% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, उसके बाद किसको पैसा इन्होंने कम कर दिया? अब इन्होंने पैसा कम करा है फसल बीमा में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पैसा कम किया है पोषण 2.0 में। ठीक है, इन दोनों में इन्होंने पैसा कम किया है और बाकी ऐसा कुछ खास किसी में कम नहीं किया है और सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही है। ठीक है, तो ये कम वालों को देख लेना, राइट। उसके बाद अब ये सब्सिडीज वाला एक बार देख लेते हैं। ये फ्रूगल अलॉटमेंट मतलब कम खर्च कर दिया है सरकार, जो सब्सिडी देती है उसमें सरकार ने कमी करी है। तो ये हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है ये -13.18% हुई है पहले से। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी। फूड सब्सिडी में -3.34% की गिरावट देखी गई है। और जो ये फ्यूल सब्सिडी सरकार देती है इसमें -2.57% की गिरावट देखी गई है। तो अब कौन कौन सी सबसे ज़्यादा गिरावट किस में देखी गई है? फर्टिलाइजर में। ठीक है, फिर किस में देखी गई है? फिर देखी गई है हमारी फूड में। उसके बाद तीसरी में फ्यूल। तो ये जो 3 सरकार सब्सिडीज देती है मेजरली, फर्टिलाइजर, फूड और फ्यूल, इन तीनों में इसी क्रम में गिरावट देखी गई। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हुई है, फिर फूड सब्सिडी कम हुई है, उसके बाद फ्यूल सब्सिडी कम हुई है। ठीक है, तो 13%, लगभग 13-14% की गिरावट फर्टिलाइजर में देखी गई और 3.34 की गिरावट फूड में और 2.57 की गिरावट फ्यूल में। ठीक है, तो ये क्रम हो गया हमारा। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमने ऑलरेडी इसका शॉर्ट में देख लिया है। इसकी 4 जातियां देख ली हैं, AGM-Y। उसके बाद इसके 4 विषय देख लिए हैं, MSME, पहला मिडिल क्लास हो गया, स्किलिंग, फिर MSME खुद, और उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, अब ये जो प्रायोरिटीज़ वाला देखोगे पार्ट, इसमें ये देखोगे कि इन्हीं को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इनमें खुद में कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है कि इतना करेंगे इतना करेंगे, तो उसको इतना सब कुछ लर्न नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं मोटा मोटा कि अब एग्रीकल्चर वाले जो क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, एक इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर रखा हुआ है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। उसमें क्या होगा? आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे, ये सब आपको खुद पता है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें 109 नए हाई यील्डिंग वैरायटी ये सब नहीं देखना है। ठीक है, इतना देख लिया बहुत है। एक चीज़ इसमें जो देखी जा सकती है वो ये है कि श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में क्या करेंगे? फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट, इसको नाबार्ड के थ्रू इसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा इस क्षेत्र में कवरेज करेगा, फार्मर्स की DPI कवरेज मिलेगा बस। और एक जन समर्थ कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उसी पर बेस्ड एक जन समर्थ कार्ड्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, इतना देख लो। देन दूसरी प्रायोरिटी क्या थी? एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। अब एम्प्लॉयमेंट में ये और स्किलिंग में इन्होंने PM's पैकेज आया है। तो अब PM's पैकेज जो है ये किससे संबंधित है अगर ये पूछ लिया जाए, तो इसमें 3 स्कीम्स हैं बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम में क्या होगा? सबसे पहले एक स्कीम है, इसमें जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे, उनको क्या किया जाएगा? उनको 1 मंथ वेज दिया जाएगा फॉर्मल सेक्टर्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स में अप टू 15,000 तक। ठीक है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना है? 210 लाख यूथ को इसमें एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें इतना एक एक चीज़ नहीं लर्न करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लो कि अगर वहाँ पर आ जाए स्टेटमेंट में लिखा हुआ तो हमें चीज़ें स्ट्राइक कर सकें। अब ये पहली बार कहाँ होंगे? EPFO में जो पंजीकृत होंगे, EPFO में रजिस्टर्ड, उनको ये थोड़े से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब जो इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत यह होगा पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले से ये संबंध है। ठीक है, इसका संबंध किससे? पहली बार जो रोजगार प्राप्त करेगा। ये क्या था? EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबंधित है। प्रथम 4 वर्ष में क्या होगा? जो
4 ईयर्स के लिए क्या होगा कि इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। अब जो एम्प्लॉयर है उसको भी देंगे और जो एम्प्लॉई है उसको भी देंगे, कंपनी को भी देंगे और जो नौकरी कर रहा है उसको भी देंगे थोड़ा सा इंसेंटिव, ठीक है। इन देयर स्पेसिफाइड स्किल्स फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, स्टार्टिंग के 4 साल तक देंगे, तो इससे लगभग 30 लाख यूथ को बेनिफिट होगा। स्कीम सी क्या है, ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा एम्प्लॉयर्स की, ठीक है। जो एम्प्लॉयर्स की सपोर्ट करेगा, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है। तो ये भी अगेन 50 लाख लोगों को बेनिफिट दे सकता है। ये पीएम पैकेज में याद रखना 3 स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं। पहला वाला जो है हमारा ये वाला जो ईपीएफओ में पंजीकृत होगा पहली बार, ठीक है। ये वाला दूसरा वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में कहा गया है और इसमें इंसेंटिव देने की बात की गई है। और तीसरा हमारा सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स की बात की गई है, एम्प्लॉयर्स को ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बस एक बार इसको देख लेना, इन केस पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। बाकी फिर ये स्किलिंग प्रोग्राम, पीएम्स पैकेज की एक 4th स्कीम भी है स्किलिंग करने की। इसमें लगभग 1000 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स जो है इनको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। देन देखो, अब इसमें बहुत सारा डेटा है, हर चीज़ को डेटा को नहीं लर्न करना है, क्योंकि सब कुछ लर्न करोगे तो कुछ नहीं याद होगा, कि इसीलिए थोड़ा सा दिमाग खोले रखना कि एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो सरकार का प्रयास एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने का है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट को सरकार बढ़ावा दे रही है तो उसमें कुछ फिगर दे दिया है, तो उसमें हम ये सोचेंगे ये फिगर फीजिबल है कि नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट में कैसे लिखा है। तो थोड़ी चीज़ें हमको कॉमन सेंस से वहाँ पर करनी होंगी। देन अगला क्या आता है, फिर आता है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब ये पूर्वोदय, विकास भी विरासत भी, तो अब ये पूर्वोदय वाला जो प्लान है ईस्टर्न पार्ट्स के कौन से स्टेट्स हैं, तो अब अगर मैप पता होगा तो थोड़ा सा ईस्टर्न इंडिया की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पूर्वोदय में ये सारे राज्यों को कवर किया जाएगा और इनके विकास पर फोकस किया गया है। देखो, अब एक चीज़ थोड़ा सा अगर याद रखोगे, याद होगा, तो एनडीए को बिहार, नीतीश कुमार और ये जो आंध्र प्रदेश वाले हैं चंद्रबाबू नायडू, इनको मिला है सपोर्ट, ठीक है। तो इनका सपोर्ट मिला है, तो थोड़ा थोड़ा सरकार बनाने में हम ये देखते हैं, याद करने के लिए बता रही हूँ और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इन लोगों के प्रति सरकार का थोड़ा सा सॉफ्ट एटीट्यूड देखने को मिला, ठीक है। तो अब ये पूर्वोदय में जब इन्होंने बात करी तो यहाँ पर हमारे दोनों बिहार भी आ गए और आंध्र प्रदेश भी आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात क्या करी, अभी आएगा ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ का इन्होंने आंध्र प्रदेश को पैसा दिया। तो अब ये बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जब सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं तो हमको ऐसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए पैसा दिया। उसके बाद यहाँ पर 3 लाख करोड़ जो होगा एलोकेट किया गया है विमेन एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या होगा, 63,000 जो विलेजेस हैं उसमें 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की वो सही होगी। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या खोली जाएंगी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाला पॉइंट आ गया। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा सा देख लेना। इसमें जो पीएम का पैकेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से संबंधित था उसकी एक ये स्कीम है। इसमें क्या कहा गया है, इंटर्नशिप देंगे, इंटर्नशिप दी जाएगी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज 500 टॉप कंपनीज में अगले 5 सालों में, ठीक है। 1 करोड़ युवाओं को ये दिया जाएगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है बस। उसके बाद अगला अर्बन डेवलपमेंट की बात आती है, यानी कि शहरी विकास। शहरी विकास में प्रधानमंत्री आवास अर्बन 2.0, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज जो होंगी विल बी एड्रेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। तो इन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको 10 लाख करोड़ लगाकर पूरा किया जाएगा, ठीक है। देन एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आप न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और सरकार, इसमें एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं ये वाला, एनटीपीसी और भेल जो है ये AUSC थर्मल प्लांट्स एक जॉइंट वेंचर होगा एनटीपीसी और भेल के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये वाली योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रधानमंत्री
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं वो फ्री बिजली ऑब्टेन करेंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट्स कितने होंगे? अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ, प्रति माह 300 यूनिट तक। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं ये वाली योजना के तहत। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसको लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत ये जो टारगेट्स हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना की बात आती है, तो अवसंरचना पर एक चीज़ याद रख सकते हो, अब इतना फिगर इतना आसान सा है तो ये याद रख सकते हो, 11,11,111 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा खर्चा, और ये 3.4% ऑफ द जीडीपी है। ठीक है, अब ये किसका फेज 4 शुरू हुआ है ये नहीं पूछेंगे। फिर इसके अंतर्गत एक ये कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक। ठीक है, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर ही हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने बताया ना, आंध्र प्रदेश और बिहार को अगर ऐसे ध्यान रखोगी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो आंध्र प्रदेश के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन पैकेज दिया है, और बिहार का ये अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट के लिए, ये बिहार का हो गया। ठीक है, बाकी भी दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन फिर आके क्या आ जाएगा, अब ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वाराणसी वाला, उसी की लाइन पर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, अगेन दोनों कहाँ हैं? बिहार में, इनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, देन नालंदा को एक टूरिस्ट सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा, ये सारे पॉइंट्स देख लेना। महाबोधि और विष्णुपद दोनों हमारे बिहार के। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट, ये हमारा 8वां प्रायोरिटी सेक्टर आ गया है, यानी कि नवाचार अनुसंधान तथा विकास। इसमें क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च को फंड एक बनाया जाएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो एक फंड की बात की गई है कुल मिलाकर यहाँ पर। स्पेस इकोनॉमी में को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो आपको पता ही है। देन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में करेंगे क्या? रूरल एंड अर्बन रिलेटेड एक्शंस क्या होंगे? अब हमने अभी करंट अफेयर्स में रिसेंटली देखा है ULPIN, जिसको भू आधार भी कहा जाता है, भूमि का आधार। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक लैंड पार्सल को नंबर अलॉट किया गया है, ULPIN। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में देख चुके हैं, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के अंतर्गत था। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा, जो सरकार के अभी प्रयास चल रहे हैं। राइट, देन फिर NPS वाली जो नई पेंशन स्कीम है उसको अभी हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे लिए इतना खास नहीं है, टैक्स प्रपोजल्स ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, तो टैक्स को हमें इतना नहीं देखना है कब क्या चेंज हुआ। देन यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनीज का रिड्यूस कर दिया गया है, 40% से 35% कर दिया गया है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज में है कितना कर दिया गया है? 40 से कम कर 35 कर दिया गया है। ठीक है, देन ये सिंप्लीफाई कर दिया गया है टैक्स रिजीम को, ये हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। अगेन ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रुपी कम्स फ्रॉम, ये एक क्वेश्चन इससे पूछ ही लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार के पास रुपए आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? उधारी से। ठीक है, उधारी से सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। फिर दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जनरली सेकंड पे नहीं रहता है, अब लेकिन है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27% बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ हैं। दूसरा इनकम टैक्स 19%। तीसरा GST एंड अदर टैक्सेस 18%। चौथा कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा 17%। ठीक है, तो 19, 18, 17 ये हो गया है हमारा IGC, इनकम टैक्स, GST और कॉर्पोरेशन टैक्स। सबसे ज़्यादा उधारी से काम चल रहा है। उसके बाद रुपी गोज टू, अब ये गोज टू वाला जब पॉइंट आता है तो सबसे ज़्यादा किसको जाता है? वैसे कभी कभी इंटरेस्ट पेमेंट्स वाला हम आगे देखते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर एंड टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट्स का जो शेयर है सबसे ज़्यादा 21% उसको जा रहा है। दूसरे पे जो हमारी उधारी है उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो ये लगभग 16% है। राइट, तो सबसे पहले किसका है? स्टेट शेयर, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम। राइट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की बात आती है। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स में सबसे ज़्यादा डिफेंस जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको दिया गया है, और डिफेंस जो हमारा आइटम्स में भी टॉप करेगा। ठीक है, उसके बाद
रूरल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा दिया गया है दूसरे नंबर पर। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड 1,51,000, ठीक है। फिर ये हमारे होम अफेयर्स और सब कुछ है, सब कुछ नहीं लर्न करना है। डिफेंस को कितना दिया गया है, 4,54,773 करोड़, ठीक है। 2,65,808 करोड़, 1,51,851 करोड़, ठीक है। तो फिगर्स आई नो थोड़ा सा टफ होता है देखना, थोड़ा थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो 4,54 जैसा कुछ डिफेंस में लगे, 2,65 जैसा रूरल डेवलपमेंट, 1,51 जो है हमारा एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज़। तो ये हमारे एक्सपेंडिचर के जो आइटम्स हैं, ठीक है, ये मेजर डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड, फिर होम अफेयर्स आ गया, फिर एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर, ये सब है, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री के जो एलोकेशन था ये दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। मिनिस्ट्री में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिनिस्ट्री है, डिफेंस। फिर ये हमारी कौन सी है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तीसरी कौन सी है, रेल, ठीक है। तो डिफेंस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2% की पिछले वर्ष की तुलना में। रोड एंड उसमें ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में 0.8 की, रेल में 3.9 की। इंक्रीज अगर सबसे ज़्यादा देखें तो कम्युनिकेशन में 23% की पिछले वर्ष की तुलना में, और फिर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की 20% की। डिक्रीज सबसे ज़्यादा किस में हुई है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, फिर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरे नंबर पर एजुकेशन। तो वही जो ऊपर बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी हमने देख लिया है, मनरेगा में जो हमारा एलोकेशन रहा है, ठीक है, ये सब। उसके बाद ज़्यादा आपको नहीं देखना है। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का एक बार फिगर देख लीजिएगा कितना ये रहा। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, रेवेन्यू रिसीट्स जो है ये लगभग 31.3 लाख करोड़ की है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स में बढ़ोतरी देखी गई है पिछले वर्षों से। उसके बाद बात आती है कैपिटल रिसीट की। तो कैपिटल रिसीट में 16.9 लाख करोड़ की कैपिटल रिसीट्स हैं, और इसमें अगर देखें तो ये इसका ट्रेंड रहा है। वैसे ये कर्व वगैरह यूपीएससी में पूछते हैं, यहाँ पर चांसेस कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा ये 37.1 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देख लिया। फिर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमारा 15 लाख करोड़ का है, ठीक है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड होगा वो, राइट। तो ये हमने थोड़ा मोटा मोटा सब देख लिया है। यूनियन बजट अगर आप कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें आप जितनी मैंने बताई हैं वो कर लीजिए, तो आपका बजट वाला पोर्शन की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड बाकी जो पार्ट अगर रह गया है इकोनॉमिक सर्वे का, उत्तर प्रदेश के बजट का होगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज उसके बारे में मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।